हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर। क्या है? एमए थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर आपका जियोग्राफी यानी भूगोल है। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भैया सेकेंड पेपर। कौन सा? दूसरा पेपर है जिसको आप बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हिंदी में बोले तो आपका प्रादेशिक नियोजन। ठीक है ना? चलते हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या है आपका? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न देखते हैं क्या लिखा गया है। रोस्टोव के आर्थिक विकास के मॉडल के जो चरण हैं उसकी विवेचना करनी है। इस प्रश्न को दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, रोस्टोव का जो सिद्धांत है उसके बारे में लिखिए, ठीक है ना, या फिर उसकी विवेचना कीजिए। या फिर रोस्टोव के रोस्टोव के आर्थिक विकास का जो मॉडल है उसके बारे में समझाइए। या फिर रोस्टोव के आर्थिक विकास के मॉडल के जो चरण हैं उनके बारे में विवेचना कीजिए। या फिर रोस्टोव मॉडल के रोस्टोव के आर्थिक विकास के मॉडल में कितने चरण होते हैं इसके बारे में विवेचना कीजिए। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए होने वाला है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। चलते हैं, देरी न करते हुए। तो देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, चीजें समझ में आएंगी आपको। कह रहा है कि वाल्ट विटमैन रोस्टोव वाल्ट विटमैन रोस्टोव संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार थे। रोस्टोव के द्वारा एक ऐसे मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया गया जिसके द्वारा किसी भी देश के, किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं, कोई भी देश होगा, सभी देशों के लिए बनाया गया रूल है, नियम, किसी भी देश के लिए क्रमिक आर्थिक विकास का विश्लेषण किया जा सकता है। और इस सिद्धांत को भैया 1960 में प्रकाशित किया गया था। चीजें क्लियर हो गई? फिर देख लेते हैं एक बार कि भैया जो रोस्टोव महोदय हैं उनका पूरा नाम क्या है? वाल्ट विटमैन रोस्टोव। ठीक है ना? क्या है? वाल्ट विटमैन रोस्टोव। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार थे। क्या थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहासकार थे। इनके द्वारा एक ऐसे मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया गया, एक ऐसे आर्थिक मॉडल को, आर्थिक विकास के मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया गया जिसके द्वारा किसी भी देश में, ठीक है ना, किसी भी देश का जो आर्थिक क्रमिक विकास है उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आर्थिक क्रमिक विकास का मतलब समझते हैं? क्रम वाइज, मतलब एक स्टेज बांट दिए जाएंगे कि पहले स्टेज पे ए चीजें होंगी, दूसरे स्टेज पे होगा, तीसरे स्टेज पे होगा, चौथे स्टेज पे होगा, पांचवें स्टेज पे ए होगा। इस तरीके से क्या किया गया है, क्रम वाइज जो है उसके प्रोग्रेस के, उसको ना प्रोग्रेस के, उसके विकास की क्या है, क्रम वाइज तुलना इसमें की जाती है, बताया जाता है पूरा डीपली। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है इस सिद्धांत को भैया 1960 में प्रकाशित किया गया था। चलिए, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, देख लेते हैं जो रोस्टोव महोदय का मॉडल है, सिद्धांत है, उसके अनुसार क्या, उसमें कौन सी चीजें बताई गई हैं, क्या बातें बताई गई हैं, उसके बारे में जानना आवश्यक है। देखिए, इस मॉडल के अनुसार दिया गया है, किसी भी राष्ट्र का विकास कोई गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक जैविक प्रक्रिया के समान है। कहा जा रहा है कोई भी, किसी भी राष्ट्र का जो विकास है गद्यात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक जैविक प्रक्रिया के समान है। अब दोस्तों, जैविक प्रक्रिया क्या होता है? जैविक प्रक्रिया क्या होता है, जैसे हम लोगों का लाइफ मॉडल है वो जैविक प्रक्रिया के समान है। जैसे पहले हम लोग जब रहते हैं, शिशु यानी छोटे से बच्चे रहते हैं, हमारा जन्म होता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़े होते हैं, बालक बनते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, और बड़े बनते हैं तो आप वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप चरण डिवाइड किया गया है, उसी को क्या बोलते हैं? जैविक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना? आगे क्या दिया गया है, समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में अलग होते हुए भी किसी देश को पूर्ण रूप से विकसित होने के लिए 5 विशेष चरणों का पालन करना ही होगा। क्या कह रहे हैं? इस मॉडल के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र का जो विकास है वह एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? जैविक प्रक्रिया है। समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में अलग होते हुए भी, कहने का तात्पर्य है कि समय अलग हो सकता है, स्थान अलग हो सकता है, मतलब देश अलग अलग हो सकते हैं, देश का विकास का समय भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी देशों को चाहे जिस स्थान पर रहे तो भैया वो 5 चरणों से होकर गुजरना ही पड़ेगा। अब कौन कौन से पांच चरण हैं आगे उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। ठीक है? आगे क्या कह रहा है देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा
एक देश जो है आर्थिक विकास के प्रत्येक चरण से गुजरेगा। क्या कहा जा रहा है भैया, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, समय आगे बढ़ता जाएगा, कोई भी देश जो रहेगा वो जो इन्होंने 5 चरण बताए हैं उस चरण से होके गुजरेगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, और अंततः पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में अंतिम चरण में पहुंचेगा। इनका कहना यह है कि जो आपका अंतिम चरण है, सबसे लास्ट वाला चरण जो है वो भैया वहां पर कोई देश अगर पहुंच जाता है, इसका मतलब वह देश पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। ठीक है ना, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि भैया आर्थिक विकास के 5 चरण इन्होंने दिए हैं रोस्टोव महोदय ने। कौन कौन से हैं आगे देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है, लिखा गया है रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की 5 अवस्थाएं। दोस्तों इसको आप शॉर्ट में भी बना सकते हो, जैसे अगर लघुत्तरी में या फिर अति लघुत्तरी में पूछ लें तो ऐसे आप डाल देंगे, केवल 4-5 पॉइंट ही डाल देंगे तो आपको प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए। पहला क्या है, परंपरागत समाज की अवस्था यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी। दूसरा सेकंड स्टेज क्या है, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रस्थान के लिए पूर्व स्थित। ठीक है ना। तीसरा स्टेज क्या है आपका, उत्प्रस्थान। चौथा स्टेज क्या है आपका, परिपक्वता की ओर प्रस्थान। और पांचवा अंतिम जो सबसे क्या है, व्यापक उपभोग की अवस्था। अब इनके बारे में एक एक करके जिक्र कर लेते हैं कि जब कोई देश पहले स्टेज पे रहेगा उसमें क्या क्या खूबियां होंगी। ठीक है ना। सेकंड स्टेज पे पहुंचेगा तब क्या क्या खूबियां होंगी या क्या क्या कमियां रहेंगी। थर्ड स्टेज पे पहुंचेगा तब क्या उसकी विशेषता होगी। ठीक है ना। यहाँ फोर्थ डाल दीजिएगा दोस्तों। फोर्थ स्टेज पे पहुंचेगा तब उसकी क्या विशेषता रहेगी, क्या उसमें खूबी रहेगी, क्या कमी रहेगी। अगर फिफ्थ स्टेज पे पहुंचता है तब क्या क्या खूबियां उसमें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपकी 5 अवस्था बताई गई है। पहला क्या है, ट्रेडिशनल अवस्था। दूसरा क्या है आपका प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। ठीक है। तीसरा क्या है, टेक ऑफ। चौथा क्या है, ड्राइव टू मैच्योरिटी। पांचवा क्या है, हाई मास कंज्यूम्स। पांचों चीजें आपको बताई गई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया पहला देखते हैं, परंपरागत समाज की अवस्था। अगर कोई देश इस अवस्था में है उसमें क्या क्या खूबियां होंगी, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। देखिए भैया पहले स्टेज में क्या कह रहा है कि 75 यानी 75% से अधिक लोग जो है भैया कृषि कार्य में लगे होते हैं। किसमें, परंपरागत। अगर कोई देश परंपरागत समाज की अवस्था में है तब, यानी पहले स्टेज पे है तब क्या होगा, 75% से अधिक लोग कृषि कार्य में लगे होते हैं। मुख्यतः पशुचारण, जीवन निर्वाह कृषि ना, उसके बाद स्थानांतरण कृषि जो होती है इसमें की जाती है। यानी इस अवस्था में पहले स्टेज पे क्या होता है, पशुचारण होता है। ठीक है ना। उसके बाद जीवन निर्वाह कृषि, मतलब ऐसी कृषि जिसमें केवल जीविका ही चला जा सकती है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, जो कभी एक स्थान यहाँ कर लिए, फिर यहाँ जब उपजाऊ यहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तब यहाँ जमीन काट करके, साफ करके, पेड़ पौधे काट करके यहाँ खेती उगाई जाती है, खेती की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना। ऐसी कृषि इसमें ज्यादा मिलती है देखने को। आगे क्या कह रहा है, यह आदिम समाज रूढ़िवादी समाज को दर्शाता है। मतलब इसमें काफी पुराने लोग रहते हैं और काफी रूढ़िवादी, मतलब ढेर सारी कमियां इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक शोषण आदि समस्याएं विद्यमान होती हैं। भाई अगर कोई भी देश आपके पहले स्टेज में है ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे सेकंड स्टेज देखते हैं। अगर कोई देश अपने विकास के दूसरे स्टेज पे पहुंचता है, यानी उत्प्रस्थान के लिए पूर्व स्थिति में पहुंचता है तब क्या होता है, जरा देखिए। सेकंड स्टेज में लिखा गया है, इस अवस्था के अंतर्गत कोई देश कुछ ऐसे लोगों का एक समूह तैयार करता है जो नए आर्थिक क्रियाओं और नवीन औद्योगिक तथा कृषि तकनीकों को अपनाने के तैयार है। कहने का तात्पर्य है, जब कोई देश सेकंड स्टेज में पहुंचता है उसमें क्या होता है, वो देश क्या करता है, कुछ ऐसे लोगों का समूह बनाता है जो कि नए नए आर्थिक क्रियाओं को करने में माहिर होते हैं। ठीक है ना, उसके लिए तैयार रहते हैं। नए जो है औद्योगिक चीजों के लिए तैयार रहते हैं, कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसमें होता है भैया सेकंड स्टेज में। आगे क्या कह रहा है, निवेश के द्वारा आधारभूत संरचना के
विकास पर बल दिया जाता है। भैया इसमें निवेश के द्वारा जो होता है विकास को बढ़ाया जाता है, जो कृषि व उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख आधार प्रस्तुत करती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे थर्ड स्टेज देख लेते हैं। तीसरे स्टेज में क्या होगा, अगर कोई देश आपके तीसरे चरण में पहुंचता है तो उसमें क्या क्या खूबियां मिलती हैं वो देख लेते हैं। दिया गया है, उत्प्रस्थान की अवस्था किसी देश के आर्थिक विकास की लघुकालीन अवस्था है। भैया जो उत्प्रस्थान की अवस्था है ये किसी भी देश के जो है विकास की लघुकालीन अवस्था है। इस अवस्था में कम समय में, याद रखिएगा, इस अवस्था में क्या होता है, कम समय में अधिक विकास की संभावना अधिक होती है, मतलब कम समय में अधिक से अधिक विकास इसमें किया जा सकता है। रोस्टोव के अनुसार उत्प्रस्थान की अवस्था जो है भैया औद्योगिक क्रांति की अवस्था है, चीजें याद रखिएगा। आगे क्या कह रहा है, निवेश और आर्थिक वृद्धि द्वारा प्राथमिक तथा विनिर्माण के क्षेत्रों में नए उद्योगों का विकास होता है। भैया जो आपका थर्ड स्टेज है इसमें निवेश के जरिए, आर्थिक विकास के जरिए जो होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं या फिर विनिर्माण के क्षेत्र जो होते हैं उनमें उद्योगों का क्या होता है, विकास होता है, मतलब इसमें उद्योग भारी भरकम मात्रा में लगाए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या दिया गया है, इससे नगरीकरण व औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। नगरीकरण क्या होता है दोस्तों, जब गांव की जनसंख्या शहरों में जाकर के रहने लगती है, इसको क्या बोलते हैं, नगरीकरण। ठीक है ना, इसमें क्या होता है नगरीकरण। और औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण मतलब जहां ढेर सारे उद्योग लगाया जाए उसको क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण बोला जाता है। तो वही कह रहा है कि तीसरे स्टेज में, थर्ड स्टेज में नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। साक्षरता दर, रहन सहन का स्तर, क्रय शक्ति आदि में वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है ना, किस स्टेज में भैया, थर्ड स्टेज में। आगे कुछ दिया गया नोट पॉइंट क्या है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय भारत भी भैया इसी अवस्था में था। यानी जब पांचवी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी तो भारत जो है थर्ड स्टेज में था। किस स्टेज में, थर्ड स्टेज में, यानी आर्थिक विकास के क्रम के तीसरे चरण में था। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, चौथा चरण। चौथा क्या है, परिपक्वता की ओर प्रस्थान, ड्राइव टू मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को उपयोग में लाया जाता है। भैया जो उद्योग होते हैं उसमें जो नई नई टेक्नोलॉजी होती है उसको उपयोग में लाया जाता है। ठीक है ना, आगे क्या, श्रम बहुत अधिक कुशल एवं विशिष्ट हो जाता है। जो भैया काम होता है इसमें काफी कुशल लोग यानी प्रोफेशनल लोग हो जाते हैं। ठीक है ना, काम करने के लिए। आगे क्या कह रहा है, विभिन्न विशेषताओं के विभिन्नताओं की विशेषताओं वाले अनेक क्षेत्रों का विकास होता है। जैसे मतलब मान लीजिए, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, अभी जब आप देश ज्यादा विकसित नहीं रहेगा तो एक ही लोग जो कोई एक ही व्यक्ति रहेगा वो ढेर सारा काम कर लेगा। ठीक है ना, ढेर सारा काम कर लेगा। अभी मान लीजिए जैसे एक शिक्षक है, मैं ही हूँ, मैं शिक्षक हूँ, आपको अंग्रेजी में पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, और भूगोल में पढ़ा रहा हूँ, अर्थशास्त्र में मैं पढ़ा सकता हूँ, हिंदी में पढ़ा सकता हूँ, विज्ञान में मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, ये तो मैं सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। लेकिन जब कोई देश फोर्थ अवस्था में पहुंचता है उसमें एक प्रोफेशनल बन जाता है। जैसे इंग्लिश के लिए खास टीचर रहे, ठीक है ना, उसके बाद क्या मैथ के लिए अलग टीचर रहेंगे, भूगोल के अलग टीचर होंगे। इस तरीके से क्या होता है, चीजें आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति, एक कोई भी जो व्यक्ति होगा, जो कोई वर्कर होगा, एक खास कार्य में क्या होगा, वो अपना रुचि बनाएगा और उसमें पूरी तरीके से क्या होगा, प्रोफेशनल बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, चीजें क्लियर हो गई ना। विभिन्नताओं की विशेषताओं वाले अनेक क्षेत्रों का विकास होता है। आगे उद्योग का विकेंद्रीकरण और विविधीकरण होता है। उद्योगों का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कार है, क्या कार है, कार का चक्का यानी पहिया जो है किसी और देश में बनेगा, उसका मोटर इंजन जो है किसी और देश में बनेगा। ठीक है ना, बॉडी क्या होगा, किसी और देश में बनेगी, और सब खरीद करके क्या होगा, असेंबल ला के अलग देश में किया जाएगा। मतलब उसके अलग अलग पार्ट जो होते हैं अलग अलग देश में अलग अलग जगह पे बनते हैं, एक ही स्थान पे सब कुछ नहीं बनता। इसे क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण या विविधीकरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने, अच्छा इसमें कुछ और दिया गया टॉपिक देखिए क्या है, आयात घटता है और निर्यात बढ़ता है। मतलब इसमें आयात जो होता है घटता है और निर्यात क्या होता है भैया, बढ़ता है। मतलब चीजें खरीदते कम है, बेचते ज्यादा है। आगे क्या है, इस अवस्था में, इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है, उच्च साक्षरता दर। मतलब
इसमें जो शिक्षा की दर होती है काफी ज्यादा ऊंची हो जाती है, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं। उच्च जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर भी काफी ऊंचा हो जाता है। उच्च क्रय शक्ति भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आगे, विश्व के अधिकतर विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि इसी अवस्था में है। भैया जो विश्व के सभी विकसित देश हैं, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सब आज जो है इसी स्टेज में है। किसमें? फोर्थ स्टेज में। ठीक है ना। आगे क्या है? पांचवा स्टेज आपका क्या कह रहा है? व्यापक उपभोग की अवस्था। भैया इसमें क्या होता है, सब कुछ बनाया बनाया मिलता है। पूरा स्टेज अपने देश जो है, राष्ट्र जो है अपने चरम सीमा पे होता है, मतलब पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है। इसमें केवल ये होता है कि भोग विलास के लिए वस्तुएं तैयार की जाती है। आगे देखिए दिया गया है यह किसी भी देश के विकास की चरम सीमा। क्लियर हो गया ना? किसी भी देश के विकास की चरम सीमा मतलब एकदम पूर्णतः देश विकसित हो चुका है इसमें। ठीक है। आगे क्या? इस अवस्था में अर्थव्यवस्था भारी उद्योगों जैसे स्टील ना स्टील एवं ऊर्जा के उत्पादन से उपभोग वस्तुएं बनाता है। क्या होता है? उपभोग वस्तुएं, जैसे मोटर कार बनाई जाती है, टेलीविजन आदि को बनाने में ज्यादा जोर देते हैं। क्लियर हो गया ना? भैया जब कोई देश आपके पांचवें अवस्था में पहुंच जाएगा तो यहाँ उपभोग वाली वस्तुएं यानी भोग विलास वाली वस्तुएं ज्यादा बनाई जाएंगी, जिससे मनुष्य को जो है आसानी मिले, उसकी जीवन शैली जो है, उसकी जीवन जो हो, उसका जीवन आसान बन जाए। ऐसी चीजों का निर्माण किया जाता है पांचवी अवस्था में। ठीक है। आगे, इस अवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अहम होती है। मतलब लोग ना क्या करते हैं, पैसा देके सेवा खरीद सकते हैं। तो वही कह रहा है इस क्योंकि पैसा पूरी तरीके से विकसित देश है, इस वही कहा जा रहा है इसमें, इस अवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका क्या होती है? अहम होती है। आगे, इस अवस्था में आय में भारी वृद्धि के कारण उपभोक्तावादी समाज की स्थापना होती है। मतलब आय में तो काफी ज्यादा वृद्धि रहेगी, इसमें जितने भी लोग रहेंगे, जो भी समाज बनेगा उपभोक्तावादी समाज बनेगा। मतलब आराम से रहने वाला, उसको ज्यादा मेहनत वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई और वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।